हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ भूगोल, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। और ये क्लास 10th का है। क्लास 10th का भूगोल मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले हम एक वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि हम पिछली क्लास में आपको क्या क्या बताए थे। तो सबसे पहली बात तो ये कि पिछली क्लास में आपको मैं बताया था संसाधन किसे कहते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं, आज भी हम इस क्लास में बात करेंगे कि संसाधन विकास और उपयोग। यानी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन विकास और उपयोग। और इसका मैं कुछ बताया था कि जैसे कि संसाधन का डिफिनेशन, मतलब संसाधन किसको कहेंगे, ये आपको मैं बता चुका था। उसके बाद जो है संसाधनों के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें से हम आपको बताए थे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के प्रकार बताए थे। उसके बाद जो है सामान्यता के आधार पे हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, मीन्स मालिक के अधिकार पे होता है। ठीक है, मालिक के अधिकार पे जो है या जो है संसाधन के प्रकार जो है ये 4 होता है, जिसमें एक व्यक्तिगत संसाधन है। और इस व्यक्तिगत संसाधन में देख लीजिए कि ये जो है एक निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। यानी कि इसमें व्यक्तिगत संसाधन में कहा जाए कि कोई भी जमीन अगर है तो उस जमीन का मालिक वो व्यक्ति खुद होगा, ठीक है, न कि कोई दूसरा आदमी होगा, उसका एक निजी मालिक होगा। बहुत से किसानों के पास सरकार के द्वारा दी गई जमीन होती है। बहुत से किसान के पास सरकार के द्वारा दी हुई जमीन होती है, जिनमें किसान क्या करते हैं कि अपना फसल उपजाते हैं, और फसल उपजाने के बाद जो है वो अपना लगान सरकार को चुकाती है। यानी कि जैसे जिस तरह से अगर हम मान लिया जाए कि अपने गांव घर में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि खेत को जो है बटीदारी लेकर के, जिसका खेत रहते हैं उनसे हम बटीदारी लेते हैं। यानी कि हम किसान रहते हैं और खेत किसी और का रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, अनाज उपजाते हैं। अनाज उपजाने के बाद, फसल उपजाने के बाद जो हम क्या करते हैं कि कुछ अनाज हम खेत वाले को दे देते हैं और कुछ अनाज हम खुद रख लेते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि सरकार के दिया हुआ जमीन रहता है, उसमें किसान क्या करता है, फसल उपजाता है। फसल उपजाने के बाद उसको बेच करके या फिर कुछ भी करके सरकार को कुछ लगान उसको चुकाना पड़ता है। ओके, और उसके बाद जो है शहर की बात कर ले, ये तो गांव घर की बात हो गई कि किसान फसल उपजा करके सरकार को कुछ लगान देती है, चुकाती है। और शहर की बात कर ले तो शहर में क्या होता है कि भूमि या घर या फिर अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। ओके, सेकंड नंबर है स्वामित्व के आधार पे संसाधन के प्रकार। सेकंड नंबर है सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक देख लीजिए, सामुदायिक मतलब सभी का उस पे हक होगा, मालिकाना हक होगा, सामुदायिक। अब ये संसाधन यानी सामुदायिक स्वामित्व में जो है समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं। यानी कि उस समुदाय में जितने भी मतलब कि भूमि होंगी, जमीन होंगी, उस पे या कुछ भी होगा तो उस पे सभी का हक होगा। ठीक है, मालिकाना हक होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि अपने विलेज में या गांव में हर कोई भी तालाब है तो उस पे सभी का हक होता है, उस तालाब में सभी लोग जाते हैं। अगर शमशान भूमि की बात कर ले तो शमशान भूमि भी वो सभी का होता है, उस पे सभी का हक होता है, उसमें सभी लोग जाते हैं। और भी बहुत सारे भूमि ऐसे भी हैं जो सामुदायिक होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर बात कर ले राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब राष्ट्र के लिए होता है, उसमें मालिकाना हक राष्ट्र का होता है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। यानी कि राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि जिस संसाधन पर स्वामित्व किसका होता है, देश के सरकार का स्वामित्व होता है। देश की सरकार को अधिकार होता है, देश के सरकार को ये अधिकार होता है कि व्यक्तिगत संसाधनों पर वो अधिग्रहण कर सकता है, ये अधिकार उसके पास होता है। जैसे अगर कह दे तो सारे खनिज, मतलब जितने भी खनिज है उस पर सरकार का हक होता है। वो सरकार जब चाहेगी तब वो अपने अंडर ले सकता है, अपने अंदर उसको जो है
कर सकता है अपने अंडर। जल संसाधन, वन, रेल, ये सब पर सरकार का हक होता है, वो सरकार जब भी चाहेगी वो अपने अंडर कर सकता है। उसके बाद जो है 4 नंबर अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है देख लीजिए, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि कुछ संस्थाएं ऐसे भी होते हैं जिन पर वो नियंत्रण अपना रखता है, उसमें दूसरे देश वाले का कोई हक नहीं होता है। ओके, उसके बाद जो है हम विकास, अगला हमारा स्टेप है, अगला प्रकार है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पे ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संभावित संसाधन। संभावित देखिए, संभावित मतलब संभावना, ऐसा संसाधन जो संभावना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसकी बात करें तो देख लीजिए, संभावित संसाधन का इसका अगर बताएं तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि संभावित संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो किसी भी देश में होता तो है पर उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो संभावना में है, अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा संसाधन होगा नहीं होगा, लेकिन है तो वह संभावना में है, आगे जाकर के हम उसका उपयोग कर सकते हैं जरूरी पड़ने पे। अभी जरूरी नहीं है इसलिए नहीं करते हैं। अब जैसे अगर एग्जांपल की बात कर लें तो भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है। मतलब ये संभावना है कि गुजरात में और राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन उसका हम लोग यूज नहीं करते, उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते, उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। अब सेकंड नंबर की बात कर ले तो सेकंड नंबर हमारा है विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में देख लीजिए कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। यानी कि विकसित संसाधन वह संसाधन होता है जिसमें क्या होता है कि उसका जो है मतलब वो संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब उसका खोज किया जा चुका है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं उपयोग तो उसका कुछ निर्धारित मात्रा होती है, उससे कुछ उसका लिमिट होता है, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर पाते हैं। जितना लिमिट दिया गया है उतना ही लिमिट में हम उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया विकसित संसाधन। क्या हो गया? विकसित संसाधन। उसके बाद जो है हम बात करें तो थर्ड नंबर है भंडार। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा भंडार। भंडार में देख लीजिए कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है। यानी कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे भी तकनीकी हैं जो हमारे इधर उपलब्ध नहीं है, जिनके कारण ये हमारे पहुंच से बाहर है। यानी कि उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे जब तक उसका तकनीकी नहीं होगा। उसके बाद यानी कि उदाहरण के लिए तौर पर कहा जाए तो जल 2 ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। हमारा जो जल है दो ज्वलनशील गैसों का क्या है? एक यौगिक है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। यानी ये क्या हो सकता है, जल जो है हमारे ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन हमारे पास तकनीकी न होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास तकनीकी होना चाहिए, यानी मशीन होना चाहिए, यंत्र होना चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर है संचित कोष। क्या है? संचित कोष। अब संचित कोष में देख लीजिए यह भंडार की ही एक हिस्सा है। यानी कि हम उससे ऊपर हम आपको बताए थे भंडार, ये एक भंडार का ही एक हिस्सा है। क्या? संचित कोष। तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। मतलब कि ये जो संचित कोष है इसका हम उपयोग में ला सकते हैं, बट हमारे पास वैसा यंत्र नहीं है, वैसा तकनीक नहीं है जिससे हम इसको उपयोग में ला सके। लेकिन इसको सुरक्षित रखा गया है ताकि भविष्य में हमें जब आवश्यकता पड़े उसकी तो उसका हम उपयोग कर सके। तो इसको जो है इनका उपयोग भविष्य में करने के लिए इसको बचा करके रखा गया है ताकि हम भविष्य में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है संसाधनों का विकास हम देख लेते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है संसाधनों के प्रकार में कि संसाधनों का विकास हम देख लेते हैं कि क्या है कि मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुई। अब देख लीजिए संसाधनों का विकास जो है
होता, लेकिन इससे पहले हमें क्या हुआ कि हम या फिर आप संसाधन को जो है एकदम अंधाधुंध प्रयोग में लाए, बहुत ही ज्यादा यूज कर लिए, जिससे कि हमारे पास जो है बहुत सारी कठिनाई उपलब्ध हो गई है। जैसे आप हमको बता दें आपको कि कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो संसाधन का खूब ज्यादा इस्तेमाल किया, खूब मतलब कि फालतू का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि संसाधन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, बहुत मतलब खपत हुई है। अगला पॉइंट बात करें तो कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ लोगों के नहीं मिले, इससे समाज में गरीब और अमीर में बट गया। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिसके हाथ में संसाधन आए भी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके हाथ में संसाधन नहीं आया, जिसके कारण हमारे समाज में जो है क्या हुआ कि समाज अमीर और गरीब में ये बट गया, दो टुकड़े में बट गया। जिसके पास संसाधन खूब ज्यादा मात्रा में था अमीर हो गया, जिसके पास संसाधन नहीं था गरीब हो गया, है ना। उसके बाद जो है यानी ये समस्या सब हमारे उपलब्ध हुआ है। अगला है संसाधनों को शोषण से ओजोन में छेद, यानी कि संसाधन को इतना हम लोग अंधाधुंध यूज किए हैं, इतना यूज किए, इतना शोषण किए हैं कि ओजोन परत में क्या हो गया, छिद्र हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। और उसके बाद जो है पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। इसके कारण क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अभी हमें गाड़ी इतना यूज कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण फैलने से क्या होता है, ये जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्रदूषण खूब मात्रा में वो फैल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हुआ कि ये संसाधन के जो कुछ प्रकार थे जो कि खत्म हो चुका है। अब हम आगे अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि संसाधन नियोजन, संसाधन का हम नियोजन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको लगा कि ये वीडियो से हमें पसंद आया, ये वीडियो से आपको नॉलेज मिली है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर इस वीडियो से नॉलेज मिला, इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहे, तो हम इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए दैट्स ऑल।